हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। देखिए, ऑप्टिक्स चैप्टर चालू कर दिया है। 2 वीडियोस मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूँ, 2 या 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। वो है मिरर इक्वेशन, दर्पण समीकरण और रेखीय आवर्धन। ठीक है, इससे मतलब इस चीज़ को करने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक और पता होना चाहिए। वो बेसिक रिलेटेड है बच्चों कहाँ से, हम बोलते हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति से, साइन कन्वेंशन मेथड जिसे हम बोलते हैं कि कब प्रतिबिंब की स्थिति को प्लस का लेना चाहिए या माइनस का लेना चाहिए। वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई को कब प्लस का और माइनस का लें, ये चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं, तो हम बोलते हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति। ठीक है, तो आप सबसे पहले नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा, कार्तीय निर्देशांक पद्धति आप डाल लीजिए, कार्तीय निर्देशांक पद्धति। ठीक है, अब इस पद्धति में है क्या, हमें चिन्ह कैसे पता लगाने हैं वो समझिए। तो हम बोलते हैं, समझना इस चीज को, अगर ये दर्पण है, कोई सा भी हो सकता था, मैं आपको अवतल की सहायता से समझा रहा हूं। ये कोई भी दर्पण हो सकता था बच्चों, अभी हम अवतल ले रहे हैं। ठीक है, और ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब समझना कि यदि वस्तु यहाँ पर जो कि दर्पण के सामने ही रखी हुई होती है, ये वस्तु है। ठीक है, तो अगर ये वस्तु है, इस वस्तु को हमने लिख दिया A और B, तो जो प्रकाश आ रहा होगा वो वस्तु से आ रहा होगा दर्पण की ओर, ऐसा U, और फिर ये टकरा करके फोकस से गुजरेगी और उस हिसाब से हम फिर प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। लेकिन यहाँ पर समझने लायक बात यह है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट जो कार्तीय निर्देशांक पद्धति का है वो ये है कि जितनी भी दूरियां नापी जाएं वो सारी की सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जानी चाहिए। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है, समस्त दूरियां, ये चीज समझ लीजिए, ये लेंस में एज इट इज आने वाली है। बस वो ध्रुव जो है वो केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से कन्वर्ट हो जाएगा और सारी चीजें वैसी की वैसी हो जाएंगी। तो हम बोलते हैं समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव P से नापी जानी चाहिए। ठीक है, सारी की सारी दूरियां कहां से नापते हैं, P से नापते हैं। तो अब समझिए, वस्तु यहां पर है। ठीक है, तो अब आप P से नापोगे वस्तु की दूरी, तो इस तरफ चलोगे क्या, इसी तरफ चलोगे आप। ठीक है, अब आप गौर करें, ये प्रकाश के आने की दिशा है। ठीक है, और आप प्रकाश के आने की दिशा से विपरीत दिशा में जा रहे हैं क्या। तो जो दूरियां आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में नापी जाती हैं वो सारी ऋणात्मक होती है। वापस से समझ लीजिए, जो दूरियां आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में नापी जाती हैं वो सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, और जो दूरियां आपतित प्रकाश की दिशा में नापी जाएं वो सारी धनात्मक होती हैं। इसी कारण जब आप 10th में पढ़ा करते थे तो आप क्या पढ़ते थे, दर्पण के सामने की दूरियां ऋणात्मक, दर्पण के पीछे की दूरियां धनात्मक। रीजन समझिए, दर्पण के सामने ऐसा आ रहे हैं क्या, आपतित प्रकाश से विपरीत ही चलेंगे तो फिर वो सारी दूरियां ऋणात्मक होनी चाहिए। जबकि दर्पण के पीछे की दूरियां प्लस की, क्यों, क्योंकि आपतित प्रकाश की दिशा में जा रहे थे, इसलिए वो प्लस की ली जाती है। ठीक है, ये हमें समझाया जाता है। लेकिन रीजन क्या था, आपतित प्रकाश से देखते हैं। तो अब अपन 12th में आ चुके हैं, तो अब मैं वही लिखूंगा जो एग्जैक्ट फैक्ट है। तो हम लिखेंगे, जो दूरियां आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत नापी जाती हैं, ऋणात्मक
चिन्ह से प्रदर्शित की जाती है, जबकि आपतित प्रकाश की दिशा के अनुदिश नापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती है। ठीक है, और आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? दर्पण के सामने वाली दूरियां माइनस की होंगी, दर्पण के पीछे वाली दूरियां प्लस की होंगी, ये ध्यान में रखना। ठीक है, वो भी मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी गई दूरियां, है ना। चलिए फिर तीसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि, चलो मैं यहाँ पे चिन्ह बता देता हूँ, ये माइनस का है और ऐसा अगर जाएंगे तो प्लस का नापेंगे। ठीक है, अगर आप दूरी को ऐसा नाप रहे हो, यू मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई दूरियां, ठीक है, यदि अक्ष के ऊपर की ओर नाप रहे हो तो धनात्मक, और अगर अक्ष के नीचे की ओर नाप रहे हो तो ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, अब मैं नीचे नहीं लिख रहा हूं, आपको क्या लिखना है वो समझ लीजिए कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक एवं मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर नापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। वापस से समझ लीजिए, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर नापी गई दूरियां धनात्मक एवं मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक है ये बात, तो ये बेसिक सा भाग हुआ किसका, कार्तीय निर्देशांक पद्धति का। इतना ही हमें लिखना था। ठीक है, ये चीज रेयर चांसेस होते हैं, मतलब 10% चांसेस है कि ये चीज पूछी जाए, लेकिन इसका उपयोग हम न्यूमेरिकल में करते हैं, इसका उपयोग हम डेरिवेशन में करते हैं, तो फिर ये चीज हमें पता भी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम पहला डेरिवेशन चालू करते हैं इस चैप्टर का। वो डेरिवेशन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध। हेडिंग है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ है ना, तथा वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है, चलिए अब ये क्या चीज होगी तो समझिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे पहले हम गोलीय दर्पण को बना लेते हैं। ठीक है, ये गोलीय दर्पण मान लीजिए और ये उसका मुख्य अक्ष होगा, तो यहां पर ध्रुव P होना चाहिए। ठीक, अब देखें प्रकाश जो है वो यहां पर ऐसा आ रहा है, समझना, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आ रहा है ऐसा। मुख्य अक्ष के समांतर आता हुआ प्रकाश कहां से गुजरता है, तो हम बोलते हैं फोकस से गुजरता है। गुजरेगा तो ये F होना चाहिए, फोकस बिंदु। ठीक, चूंकि यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हुआ है तो फिर परावर्तन के नियमों का पालन तो हो करके रहेगा। तो परावर्तन के नियमों का पालन कराऊं तो मेरे को यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर अभिलंब खींचा जाना चाहिए। और ये बात ध्यान रखना, गोलीय दर्पणों के लिए जो आप अभिलंब खींचते हैं, सुन लीजिए इस चीज को, गोलीय दर्पणों के लिए जो आप अभिलंब खींचते हैं वो हमेशा वक्रता केंद्र से गुजरते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर बना देता हूँ C, तो इसका अभिलंब कैसा होगा, ऐसा। ठीक है, ये अभिलंब है।
अब क्या होगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है आपतन कोण I तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है R, और परावर्तन के अकॉर्डिंग दोनों कोण समान होने चाहिए। तो अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये एक सिंपल सा लॉजिक है। ठीक, यहाँ पर हमने बिंदु को नाम दे दिया, इसे मैं एम नाम दे देता हूँ। ठीक, तो ये हमारा बेसिक रे डायग्राम हो गया। प्रकाशिक किरण की दिशा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आप ये लिख दीजिएगा, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण। एक दिक्कत और है डायग्राम में, आपने दर्पण को सही शो करना है तो ये शो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बैठा। अब हमें इस डायग्राम से क्या पता चला वो समझिए। अगर ये कोण थीटा है तो आप देखो ऐसे जेड आकृति में बना हुआ कोण पता चल रहा है यूं। ठीक, तो ये वाला कोण भी कितना होगा बच्चों, थीटा ही होगा। डन, ऑलराइट। देखें तो अब हमारे पास में क्या है बच्चों, ये अगर थीटा था तो ये भी थीटा आया है ना, और अगर ये पूरा कोण देखो, ये पूरा कोण, तो यहाँ से थीटा, यहाँ से थीटा, 2 थीटा हो गया क्या। ठीक, अगर ये पूरा 2 थीटा है तो ऐसा जेड आकृति में एक और कोण बन रहा है, तो ये भी कितना होगा, 2 थीटा होगा। ये ध्यान में रखना। इस तरीके से 2 कोण हमें प्राप्त हुए, एक है थीटा और एक है 2 थीटा। ये समझ में आया। ये थीटा क्यों, क्योंकि जेड आकृति इतनी थी। ये 2 थीटा क्यों, क्योंकि इस बार जेड आकृति बड़ी हो गई है। पता चला, ये डन हुआ। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इससे एक लंब डालते हैं, एम बिंदु से एक लंब डालते हैं मुख्य अक्ष पर, जो लेट सपोज करो एक्स बिंदु पर काट रहा है इसे। ठीक, आप देखेंगे ये एक्स जो है वो पी के सन्निकट है। अब आप इस चीज को थोड़ा सा गौर करना, अब यहाँ पर समझने लायक बात है, हम बार बार इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। ये हमारे पास में क्या है बच्चों, गोलीय दर्पण है। ठीक है, और ए प्रकाश की किरण यहाँ पर आ रही थी और इससे अभिलंब डालते हैं एक्स तो यहाँ पर आता है। यही प्रकाश की किरण अगर थोड़ी सी और मुख्य अक्ष के पास में होती तो आपको पता चलता कि ये एक्स जो है ध्रुव के और पास आ गया। यही प्रकाश की किरण और नीचे की ओर आती तो फिर आपको पता चलता कि ये एक्स के और मतलब पी जो है, पी और एक्स बहुत पास में आ गए। और यही प्रकाश की किरण और आगे आती तो आपको पता चलता कि वो लगभग एक ही बिंदु के ऊपर काटता अगर मैं उसका लंब लेता तो। ठीक है, तो हम बोलते हैं यहाँ पर, जब समझना इस चीज को, जब हम डेरिवेशन करेंगे तो हम बोलेंगे कि इस प्रकाश की किरण को हमने उपाक्षीय किरण माना है। उपाक्षीय किरण कौन सी, जो ध्रुव के सन्निकट, मुख्य अक्ष के पास में ध्रुव के सन्निकट आपतित होती है, ये वाली किरण। ठीक है, उपाक्षीय किरण मान करके हम कैलकुलेशन करेंगे, ताकि हमें क्या पता चलेगा, ताकि हमें पता चलेगा कि वास्तविकता में x कहां पर है बच्चों, p पर ही है। ये दोनों क्या होंगे, इतने निकट होंगे कि इनके मध्य की दूरी को क्या माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। तो मैं x की जगह p भी लिख दूंगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रख लीजिए। मैं ये थ्योरी क्योंकि लाइन जो है एक वो लिख ही देता हूं। एम है ना, एम, ये एन एम लिख, यहां आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण एन एम, आपतित प्रकाश किरण एन एम एक उपाक्षीय किरण है, एक उपाक्षीय किरण है। अतः x बिंदु P के सन्निकट होगा। ठीक है, तो हम x की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, P भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, चलो अब काम करना चालू करते हैं। यहां पर अब ऐसा देख लीजिए इस तरफ, फिर इसके बाद में इधर आएंगे अपन। तो यहां पर
आपको डायग्राम में एक चीज प्रदर्शित करनी है कि एफ और पी के बीच की दूरी तो है स्मॉल एफ, ठीक है, जबकि ये वाली जो दूरी है ये आर है, ठीक है। एक मिनट रुके, कितना कट करना पड़ेगा भाई? ओके, ओके, देखिए तो हाँ मैं क्या बता रहा था, दूरी बता रहा था कि C और P के बीच की दूरी R है, जबकि P और F के बीच की दूरी F है। अभी मैंने कार्तीय निर्देशांक पद्धति का उपयोग नहीं किया है। चलिए तो काम करना चालू करते हैं। तो हमने बोला सबसे पहले मैं एक त्रिभुज ले रहा हूँ, ये त्रिभुज अगर आप देखेंगे तो एक तो ये त्रिभुज दिख रहा है, ठीक, और एक त्रिभुज ये FMX। मैं x की जगह अगर p भी लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अगर मैं लिखता हूँ FMP तो आप समझ जाइएगा कि p का रेफर x से लिया गया है, क्योंकि दोनों बहुत पास में हैं तो एक ही लिख दो उन्हें। तो हमने लिखा त्रिभुज FMP में, ठीक है। FMP में अगर आप एंगल देखोगे तो 2 थीटा यूज़ किया गया है ना, 2 थीटा है। और यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को ऐसा यूज़ करता हूँ tan 2 थीटा, ठीक है, यूज कर सकते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब अगर आप देखेंगे तो लंब हो जाएगा क्या, PM, और आधार होगा PF। देखो दूरी को आप ध्रुव से ही लिखने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि लंब तो हो जाएगा इस केस में PM, ये एक सीधी रेखा मानी जाएगी। या फिर आप ऐसा लिखते XM लिखते और फिर बाद में x की जगह आप p लिखते, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ PM लिख दिया। तथा आधार क्या है, हमने बोला PF। आप FP भी लिख सकते थे, लेकिन मैं ऐसा चाह रहा हूँ जैसा कार्तीय निर्देशांक पद्धति हमें बताती है। हम बोलते हैं दूरियां कहाँ से नापी जाएं, ध्रुव से, ठीक, ध्यान में रखें। तो ये हो गया। फिर यदि कोण थीटा का मान क्या हो, बहुत कम हो, क्योंकि किरण कौन सी है आपके बच्चों, उपाक्षीय किरण है। उपाक्षीय किरणों के लिए थीटा का मान बहुत कम होगा, ठीक है। तो हमने लिखा उपाक्षीय किरणों हेतु थीटा का मान अल्प होगा। अतः, और अगर थीटा का मान अल्प होगा तो tan थीटा क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। बहुत कम हो जाएगा तो हम tan थीटा की जगह थीटा लिखेंगे। यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ रहा है, 2 थीटा आ रहा है, तो फिर 2 थीटा लिखा जाएगा। 2 थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, PM बटा PF, ठीक है। ये समीकरण नंबर हमारे लिए क्या हुआ, 1 हो गया, ठीक। तो ये 2 थीटा का मान आया। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है x या p, बात पता चल गई होगी आपको। तो त्रिभुज CMP ये दिख रहा है, ये वाला, इसमें थीटा एंगल है। तो हमने लिखा त्रिभुज CMP में क्या होगा बच्चों, tan थीटा यूज किया जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, तो हम बोलते हैं लंब आधार। लंब या तो XM लिखो या फिर PM लिखो, तो मैं PM से ही काम कर रहा हूं। PM प्रशांत माहेश्वरी, और PC आधार हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में। अरे अभी तो रुक जाओ, वापस से वही थीटा का मान अल्प है, तो हमने बोला थीटा के अल्प मान हेतु, अल्प मान हेतु अगर थीटा का मान अल्प है तो फिर वो लिखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ थीटा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, PM बटा PC, समीकरण नंबर 2। आप क्या कर सकते हैं, इस थीटा का मान समीकरण नंबर 1 में
रख सकते हैं, हमारा काम हो जाएगा, डेरिवेशन खत्म हो जाएगी। इतना ही था, ठीक है। तो हमने लिखा समीकरण 1 में क्या रखने पर बच्चों, थीटा का मान रखने पर, समीकरण 1 में थीटा का मान रखते हैं, ठीक। तो जैसे ही थीटा का मान रखेंगे बच्चों क्या होगा, तो मैंने बोला 2 थीटा की जगह क्या बच्चों, पी एम बटा पी सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, जो सामने दे रखा है, पी एम बटा पी एफ, पी एम से पी एम कैंसिल, तो 2 डिवाइडेड बाय पी सी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय पी एफ। इसका मतलब पी एफ अगर मैं निकालूं तो पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी सी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब देखो पी एफ और पी सी आ चुका है, अब क्या करें, कार्तीय निर्देशांक पद्धति लगाएं, ठीक है। तो हमने लिखा कार्तीय निर्देशांक पद्धति से, किससे, कार्तीय निर्देशांक पद्धति से, पी एफ, पी से एफ की ओर इस तरफ चल रहे हैं, तो एफ लिखेंगे लेकिन कैसा, माइनस का, ठीक है। तो ये लिख दीजिएगा कार्तीय निर्देशांक पद्धति से, यहाँ पर एक लाइन लिखनी है कार्तीय निर्देशांक पद्धति से, पी एफ की जगह माइनस का एफ बराबर पी सी, पी से सी की ओर ऐसा चल रहे हैं, माइनस का आर, माइनस आर डिवाइड बाय क्या 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आप क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल्स टू 2f या फिर f इज इक्वल्स टू r बाई 2। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पता चला ये चीज़ सिंपल थी बच्चों, बहुत ज़्यादा सिंपल थी ये चीज़, ठीक है। बस आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पे कार्तीय निर्देशांक पद्धति लगानी पड़ेगी, ठीक है। और तो क्या करना है, एक बार ये वाला त्रिभुज लेना है, एक बार ये वाला त्रिभुज लेना है, और एक समीकरण से दूसरे समीकरण में थीटा का मान रख देना है, काम हो जाएगा, ठीक है। उतारो इसे, आगे करते हैं, फिर दर्पण समीकरण को डिस्कस करेंगे। उतारें इसे, ऑप्टिक्स बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। डायग्राम को बनाते समय तीर का निशान ध्यान में रखें, आपतित किरण और परावर्तित किरण में तीर का निशान सही जगह होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये इतना हुआ। अब इसके आगे देखते हैं, अब इसके आगे समझते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए दर्पण समीकरण। नेक्स्ट हेडिंग डालें दर्पण समीकरण। देखें, तो नेक्स्ट है हमारे पास में बच्चों दर्पण समीकरण, मिरर इक्वेशन। ये क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण समीकरण है ना। और आज हम दर्पण समीकरण तक ही लिमिट रखेंगे अपनी चीज को, जो रेखीय आवर्धन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। इसके साथ में एक आध न्यूमेरिकल भी मैं कराने की कोशिश करूंगा आपको। ऑलराइट, देखिए दर्पण समीकरण में कैसे आएगा वो देखना है, तो इससे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये अवतल दर्पण से हम दर्पण समीकरण को कैलकुलेट कर रहे हैं। मुख्य अक्ष हो गया और यहाँ पर वस्तु है। लेट्स सपोज कीजिए कि 2f से या c से परे है। फिर ये प्रकाश की किरण पहली है ना,
जो कहाँ से गुजरेगी, आंसर है फोकस से गुजरनी चाहिए। तो हमने बोला ये फोकस कहीं यहाँ पर होगा तो गुजर गई है, यहाँ पर फोकस था। ठीक है, फिर दूसरी प्रकाश की किरण कैसी लेकर के जाएं, ऐसी पोल पर। देखिए जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो फोकस से गुजरती है ना, वो फोकस से गुजरेगी। और जो प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है किसी एंगल से, वो उतने ही कोण से परावर्तित भी होती है। तो जितने कोण से आई उतने ही कोण से परावर्तित भी होगी, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो यहां पर आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा ये। और आपको पता हो तो मैं बोल रहा था कि इस वस्तु को हम मान करके चल रहे हैं कि 2F से परे है, C से परे है, ये C मान लीजिए। तो C से परे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F और C के बीच में बनता है। देखो बन रहा है यहाँ पर, ये तीर का निशान थोड़ा सही बनाइएगा, प्रतीत होना चाहिए। ठीक, प्रत्येक किरण में किरण की दिशा पता होनी चाहिए कि किरण कहाँ की ओर आ रही है। तो हमने बोला यहाँ वाली में दिशा है, यहाँ वाली में दिशा है, इस वाली में भी दिशा है, इस वाली में भी दिशा है, इधर तो दिशा डाल ही रखी है। और इन दोनों के सिर पता होने चाहिए कि दोनों के सिर कहाँ है। तो इसका सिर ऊपर की ओर ये सीधा है, इसका सिर नीचे की ओर ये उल्टा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना, वास्तविक बना। ठीक है, और वस्तु से छोटा दिखाई दे रहा होगा आपको। डन हो गया। चलिए अब नामकरण करो। तो वस्तु को AB से और A के संगत, देखो A क्या है, पांव है, तो यहां पर ये A' पांव को प्रदर्शित करेगा। B क्या है, सिर है, तो यहाँ इसका सिर यहां पर है तो ये B' होगा। ऐसा आप प्रतिबिंब में यूज करेंगे। फिर इस वाले पॉइंट को हमने पहले भी M लिखा था, मैं अभी भी M ही लिख रहा हूं, ये वाला पॉइंट P ही रहेगा। इसके अलावा मेरे को लगता नहीं है और कोई पॉइंट अभी यूज होने वाला है। डन हो गया। चलिए काम करने का तरीका क्या होगा। तो पहले तो आप चाहें तो परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी। V क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। U क्या होता है, बिंब की दूरी होता है। ध्यान में रखिएगा, V क्या है, प्रतिबिंब दूरी है बच्चों। U क्या है, बिंब दूरी। ठीक है, तो अगर मैं इस डायग्राम में अगर देखने की कोशिश करूं तो ये यहां से लेकर यहां तक, A से लेकर P तक की ये जो दूरी है ना, ये U है। ठीक है, जबकि A' और P के मध्य की ये जो दूरी है ये V है, क्योंकि ये प्रतिबिंब दूरी है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, है ना। फोकस दूरी तो हमें पता है, P और F के बीच की दूरी, तो इसे इंडिकेट करने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो हमने क्या लिखना है, किसी गोलीय दर्पण के लिए उसकी फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के मध्य का संबंध ही क्या कहलाता है, दर्पण समीकरण कहलाता है। ये डन हो गया। ये थ्योरी इतनी सी लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। अब हमें क्या करना है डेरिवेशन करने के लिए, हमें दो समरूप त्रिभुजों का युग्म चाहिए। कौन से त्रिभुजों का बच्चों, समरूप त्रिभुजों का, जिनके कोण ही बराबर होते हैं, भुजाएं चाहे बराबर हो या ना हो। ठीक है, कोण बराबर होने चाहिए तीनों, तो हमने वही देखना है। देखिए अगर आप इस त्रिभुज को देखेंगे, ये वाला दिखाई दे रहा होगा, और एक ये त्रिभुज देखें आप, दिख रहा है। अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम गौर करते हैं बच्चों, तो क्या प्रतीत होता है, तो हमने बोला यहाँ पर 90 है, इसमें यहाँ पर 90 है। जितना कोण इसमें ऊपर की ओर बन रहा है, देखो ये वाला कोण आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उतना का उतना कोण ये भी होगा, क्योंकि परावर्तन यही बोलता है। ठीक, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, तो फिर तीसरा कोण तो ऑटोमेटिकली बराबर होगा। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर ही होगा। ये सिंपल सा लॉजिक है मैथमेटिक्स का। ठीक, तो हमने बोला कि ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, PAB तथा PA'-B' कौन से हैं, समरूप त्रिभुज है। तो एक तो ये त्रिभुज का युग्म मिला। दूसरा युग्म देखो, अगर आप इसको देखेंगे, इसको बच्चों ये M से एक लंब डालेंगे, वो X होगा, और X किसके पास में है, P के पास में, तो X लिखो चाहे P लिखो, बात एक है। ठीक है, चलिए तो हमने क्या करना है, हम एक और त्रिभुज लेंगे, FPM तथा FA'-B', ये FA'-B'। आप देखेंगे ये आमने सामने के कोण दोनों बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है ना, बराबर होते हैं। फिर
यहां पर अगर वो लंब वाला किस्सा देखते तो इधर 90 डिग्री का बनता, इधर भी 90 डिग्री का बनता, तो दो कोण वापस से समान होते, तो वापस ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। तो एक तो ये त्रिभुज देखोगे और एक ये त्रिभुज देखोगे, ठीक है। चलिए अब समरूप त्रिभुजों में करना क्या है वो काम देखिए कैसे काम करेंगे। तो हमने लिखा त्रिभुज PAB तथा त्रिभुज PA' B' में आपको लिखना कैसे वो समझिए। एक त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर होना चाहिए एक त्रिभुज का आधार बटा दूसरे त्रिभुज का आधार, या फिर आप कह सकते हैं एक का tan थीटा दूसरे के tan थीटा के बराबर होना चाहिए। आप ऐसे भी काम कर सकते थे। मैं आपको डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पर लेकर के जा रहा हूं, इससे सिंपल होगा। तो हम बोलते हैं एक त्रिभुज का लंब, तो ये ऊपर वाले त्रिभुज का लंब क्या है AB, मुख्य अक्ष से चलो AB बटे दूसरे त्रिभुज का लंब, दूसरे त्रिभुज का लंब क्या है A' B', ये वाला ही तो था, तो हमने लिखा A' B' बराबर होगा किसके, पहले त्रिभुज के आधार, पहले त्रिभुज का आधार क्या है AP है, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए PA बटे दूसरे त्रिभुज का आधार, दूसरा त्रिभुज ये वाला, इसका आधार क्या है PA', तुमने लिखा PA', ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा क्या लिख रहे हैं हम, समझिए PA बटा PA', ठीक है। तो AB बटा A' B' बराबर PA बटा PA'। आप इसका उल्टा भी कर सकते थे, मतलब A' B' बटा AB, तो फिर क्या आता PA' बटा PA आता, क्योंकि फिर इस त्रिभुज का आधार पहले लिखा जाता और कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक समीकरण आया। अब देखो क्या मेरे को PA पता है, तो हमने बोला P से लेकर A तक की दूरी, हाँ बिल्कुल वस्तु की दूरी थी U, पता है। क्या हमें P से लेकर A' पता है, P से लेकर A', हाँ पता है। इस ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी है V है, पता है, तो हम मान रख सकते थे। तो ये समीकरण यहां तक सॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं है इस समीकरण में, ठीक। अब क्या करना है, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट कौन सा, ये त्रिभुज FPM तथा FA' B' में देखिए त्रिभुज FPM तथा त्रिभुज FA' B' में, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए समझिए। तो हमने बोला पहले त्रिभुज का लंब, पहले त्रिभुज का लंब ये P से M की ओर, ऊपर की ओर, बटे दूसरे त्रिभुज का लंब क्या है A' B' है, बराबर पहले त्रिभुज का आधार, पहला त्रिभुज ये है, ये बात ध्यान में रखना। तो इसका आधार क्या है FP, या फिर PF लिखा जाए वास्तविकता में इसे PF बटे दूसरे त्रिभुज का आधार, दूसरा त्रिभुज ये है बच्चों, ये छोटा सा, पूरा मत उठा लेना, ये छोटा सा त्रिभुज है ना। तो इसका आधार क्या होगा FA', ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। PM ये वाली दूरी, आप गौर करोगे ये दो समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। तो चाहे मैं PM लिखूं चाहे मैं AB लिखूं, बात एक है, ठीक है। तो हम PM की जगह क्या लिख रहे हैं AP, नीचे क्या A' B', हो गया काम। PF देखो PF, P से लेकर F तक कोई दिक्कत नहीं है, फोकस दूरी है, हमें पता है। FA', क्या ये दूरी हमें पता है, क्या ये डायरेक्ट दी हुई है FA', ये वाली दूरी इतनी सी, आंसर है नहीं, डायरेक्ट तो नहीं पता, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं समझना इस पूरी दूरी में से अगर मैं इतनी दूरी घटा दूं तो फिर ये इतनी दूरी बच जाएगी क्या, समझना पूरी दूरी PA' में से किसको घटाएं, PF को घटा दें तो क्या बच जाएगा FA' बचेगा नहीं बचेगा, ठीक। तो हमने क्या करना है, हमने यही करना है। तो हमने लिखा PF तो ऐसा का ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, और PA' में से घटाएंगे किसको बच्चों, PF को घटाएंगे, इससे हमारा काम बैठ जाएगा। और ये हमारे लिए समीकरण नंबर क्या है 2। गौर करो समीकरण 1 और समीकरण 2 को, AB बटा A' B', AB बटा A' B' आ रहा है,
वैसा का वैसा आ रहा है। ठीक है, तुमने बोला समीकरण 1 और 2 तो बराबर है, तो लिखो फिर। तुमने क्या लिखना है, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, काम करे बच्चों। चलिए, तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं, ये तो बराबर थे। तो जो सामने वाली चीजें हैं उनको इक्वेट कर दो। तो क्या लिखा जाएगा, पी ए बटा पी ए डैश बराबर होगा किसके, पी एफ बटा पी ए डैश माइनस पी एफ। सारा मान रख दिया। अब क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी से इनका मान रखेंगे। तो हमने लिखना है चिन्ह परिपाटी से या कार्तीय निर्देशांक पद्धति से। ठीक है, चिन्ह परिपाटी एक ही चीज है, साइन का कार्टेशियन मेथड। देखिए पी से लेकर ए तक ऐसा आना है यू। अगर ऐसा आएंगे तो दूरी ऐसे नापेंगे। ये दूरी है कितनी, यू, और कैसी नापी जानी चाहिए, प्लस की या माइनस की। गौर करो, ऐसा आ रहे हो विपरीत दिशा में या दर्पण के सामने नाप रहे हैं, माइनस का आएगा, तो पी ए कैसा होगा, माइनस का यू बटा, फिर देखो आगे पी ए डैश, ये यू ऐसा इस तरफ, v है और कैसा, माइनस का, दर्पण के सामने नाप रहे हो ना, तो माइनस का v बराबर पी एफ, पी से लेकर एफ इस तरफ है, माइनस का बच्चों। ठीक है, तो हमने लिखा माइनस का एफ, फोकस दूरी स्मॉल एफ। ठीक है, ये फोकस दूरी होनी चाहिए बटे, और यही कारण है बच्चों कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की होती है ना, ये बात ध्यान में रखना। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस की होती है। चलिए पी ए डैश इस तरफ माइनस का v, माइनस का v, यहाँ पे माइनस का चिन्ह ऐसा का ऐसा माइनस। ये देखो u और v में एक बेसिक अंतर आपको पता चल गया होगा मैं कैसे लिखता हूँ, ये ध्यान में रखना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है u और v एक जैसा होने लग जाता है तो फिर डेरिवेशन में आगे दिक्कत आ जाती है ना। चलिए फिर पी एफ तो माइनस का f था, अरे पी एफ है, माइनस का f लिखा था ऊपर अपन ने, है ना, तो ये माइनस का f। चलो सॉल्व करो, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, तो ये हुआ u बटा v बराबर, इसको माइनस का f ही रहने दे रहा हूँ, ये माइनस का v और ये प्लस का f हो गया क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब क्या कर सकते हो, वज्र गुणा कर सकते हो आप, वज्र गुणा करें तो हमने क्या करना है, u को गुणा करना है। थोड़ा तसल्ली से काम कीजिएगा, यहाँ पर माइनस का v और प्लस के f से। दूसरी तरफ देखो, माइनस के f को v से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एफ v। चलिए गुणा करें, माइनस का u v प्लस का u f बराबर होगा माइनस का एफ v। ऐसा ही है, ये माइनस का एफ v इस तरफ है, इस तरफ आते ही प्लस का हो जाएगा क्या, और ये इस तरफ जाते ही प्लस का हो जाएगा। तो हमने बोला uv को इस तरफ लेकर के गए, प्लस का हो गया uv। ठीक है, और इसको इस तरफ लेकर के गए तो ये भी प्लस का हो गया। यहाँ पर पहले से कौन था, uf था, हो गया। यही आपका दर्पण समीकरण है बच्चों। ठीक है, कैसे पता चला, तो मैं बोलता हूँ कि उपरोक्त समीकरण में uvf का भाग लगा दो। किसका भाग लगाएंगे, uvf का। उपरोक्त समीकरण में uvf का भाग देने पर, भाग देना है। ठीक है, तो ये 10th की ही डेरिवेशन है बच्चों, 10th में आने लग गई थी, तुम्हें पता हो तो तुम दे करके आए हो 10th की एग्जाम। चलिए तो अब uvf का भाग लगाएंगे तो क्या होगा, f और v यहाँ पर है और इसमें भाग लगाया किसका, uvf का, प्लस uf यहाँ पर है, भाग लगाओ uvf का, बराबर क्या है, uv, भाग लगाओ किसका, uvf का। गौर करो, f और v को काटो, fv, u और f को काटो, u और f को काटो, uv से uv को काटो। ठीक है, तो क्या पता चला, नीचे 1/u है, यहाँ पर 1/v है, तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। यही क्या था बच्चों, दर्पण समीकरण था। यही होता है। आपको ये भी पता हो कि f इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, r/2 होता है,
होता है, तो मैं f की जगह r/2 रख सकता हूँ। तो ये ऐसा भी हो सकता था 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू, इसकी जगह r/2, 2 कहाँ जाता ऊपर, ये भी दर्पण समीकरण ही है बच्चों, 2/r। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 2/r, या फिर 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये दोनों ही क्या है, दर्पण समीकरण है। ठीक है, ये बात उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लियर हो गई होगी। क्या करना है आपको वो समझो यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले तो 2 त्रिभुज लेने हैं जो क्या होने चाहिए, समरूप होने चाहिए, ऐसे युग्म पकड़ने हैं। तो हमने बोला एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये पूरा, तो एक जोड़ा मिल गया, एक युग्म मिल गया। दूसरा युग्म कहां से उठाया, यहां से और यहां से। ठीक है, ये युग्म उठाने के बाद में हमने क्या किया, हमने बोला कि एक त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर होगा किसके, पहले त्रिभुज के आधार बटे दूसरे त्रिभुज के आधार। उसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना। उसको सॉल्व करोगे रामायण आएगी यहाँ पर। सिंपल मैथमेटिक्स है, उसको मत भूलना। ये चिन्ह परिपाटी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे माइनस के चिन्ह लगेंगे तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज कब होगी, जब हम पूरी सावधानी रखेंगे ना, तो पूरा आंसर बिल्कुल सही आएगा। ये चीज याद रखो बच्चों, क्योंकि जब आप लेंस पढ़ोगे यही मेथड यूज करेंगे। वहां पर भी 2 समरूप त्रिभुज देखेंगे, युग्म देखेंगे उनका, वापस से यही काम करेंगे, इसी तरीके से इक्वेट करेंगे और काम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो चूंकि लेंस तो कोर्स के अंदर है ही, तो वहां पर भी यही यूज करना है, तो पहले ही समझ लो मेथड को, है ना। चलिए देख लीजिए इस चीज को, जल्दी से देखिए। और फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन क्या करने वाले हैं, रेखीय आवर्धन को कंप्लीट करने वाले हैं। किसको कंप्लीट करेंगे बच्चों, रेखीय आवर्धन को कंप्लीट करेंगे। और रेखीय आवर्धन के साथ में ही बच्चों अपन एक आध न्यूमेरिकल को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से परावर्तन अपना अच्छे से कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए इतना ही था। अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें। अब जो सुनने में आ रहा है राजस्थान में कि 16 नवंबर से पहले स्कूलें नहीं खुलने वाली हैं, तब तक के लिए तो छुट्टियां हैं तुम्हारी। तो 2 नवंबर तो खत्म हो गया, उसकी रामायण तो खत्म हो गई है। आराम से दीपावली बनाओ अपने घर पे। ठीक है, चलिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।